डियर स्टूडेंट्स, आज 1 अक्टूबर 2020 को आपके द्वारा पूछे गए डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सेट्स। बेटा, क्वेश्चन 5 और 6 के सॉल्यूशन डायरेक्ट बताने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में जो प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, मैं पहले थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रीवियस नॉलेज जो आपको पहले से इन क्वेश्चंस को हल करने से पहले पता होना चाहिए। नंबर 1, आप लोगों ने सेट्स तो कर ही रखा है। जब 1.5 पे पहुँच गए इट मीन्स यू नो द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। और दूसरा, आप वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट मीन्स आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन एंड व्हाट इज़ वेन डायग्राम वो भी आता ही होगा। सेकेंड थिंग इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड पॉइंट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मान लो किसी यूनिवर्सल सेट में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट को शो किया हुआ है और बीच में एक यहाँ पर सर्कल बना हुआ है जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है द सेट विच डज नॉट कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ ए। जो एलिमेंट ए में है वो ए डैश में नहीं होंगे और जो एलिमेंट ए डैश में है वो ए में नहीं होंगे। इन दोनों के कोई भी कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं सकते। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को हम, जैसे सेट ए है तो उसको या तो हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए के ऊपर छोटा सा सी लगाते हैं, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखो, आपने देखा ही होगा कि कॉम्प्लीमेंट को शेडेड पोर्शन से मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आगे चलते हैं। आप लोगों को यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ रखा होगा, बट फिर भी शॉर्ट में मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यूनियन ऑफ सेट्स मतलब दो सेट्स को मिलाना, ऐड करना, एक तरह से नॉट मैथमेटिकली डिजिट्स को ऐड करते हैं जैसे, वैसे नहीं। यहाँ पर यूनियन का मतलब होता है कि जैसे सेट ए है, मैंने यहाँ पर यूनियन समझाने के लिए 3 केसेस लिए हैं। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर 3 बॉक्स बना रखे हैं, 3 यूनिवर्सल सेट दिख रहे हैं यहाँ पर। पहला केस मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, केस 1। बेटा बच्चों, ये केस 1 वो है व्हेन ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, ए में एलिमेंट्स हैं ए बी और बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। आप देखो यहाँ पर सेट ए और सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको वेन डायग्राम से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है सिर्फ स्मॉल ए स्मॉल बी, और ये सेट बी जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। तो इन केस अगर हमें इन दोनों का यूनियन लेना है, जिसको मैंने शेडेड पोर्शन से यहाँ दिखा रखा है, और यहाँ पर देखिए ये इसका यूनियन है। तो यूनियन में हम इन दोनों एलिमेंट्स को इंक्लूड कर देंगे, दोनों के ही सेट्स के एलिमेंट्स को। फॉर एग्जांपल, ए यूनियन बी यहाँ पर बन गया ए कॉमा बी कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3। तो ए बी और 1 2 3 ये एक ही सेट में आ गए, ए यूनियन बी, और उसको वेन डायग्राम से इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब ए और बी दो सेट इस तरह के हों, when one of the set is subset of the other, हो सकता है ए बी का सेट हो या बी ए का सेट, ए बी का सबसेट हो या फिर बी ए का सबसेट हो। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर बी एज ए सबसेट ऑफ ए लिया है। देखिए यहाँ पर ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट हैं 2 3। इसका मतलब बी सेट ए का सबसेट है। तो बी क्योंकि सबसेट है इसीलिए ए के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है। बट अगर हम इस केस में ए यूनियन बी लेना चाहते हैं, अर्थात ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे यहाँ पर, तो ए यूनियन बी बन रहा है 1 2 3 4, अर्थात ये तो ए ही हुआ। तो जब भी ए और बी में से कोई एक सबसेट होगा तो ए यूनियन बी सुपर सेट होता है हमेशा। जैसे यहाँ पर बी को अगर हम सबसेट बोल रहे हैं तो ए सुपर सेट हुआ, तो यहाँ पर ए यूनियन बी ए ही है, इसीलिए ए को शेडेड किया हुआ है।
तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये ए यूनियन बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 वो लिया है मैंने इसमें, व्हेन ए एंड बी हैव सम कॉमन एलिमेंट्स। सम कॉमन एलिमेंट्स का मतलब जैसे यहाँ पर देखिए ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, जबकि बी में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। अगर आप दोनों को ध्यान से देखो, दोनों में 2 है और दोनों में 4 भी है, तो कुछ कॉमन एलिमेंट हैं और कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ए यूनियन बी जब हम लिखेंगे, पहले ए के मैंने एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पर 2 क्योंकि पहले ही आ चुका है, 4 पहले ही आ चुका है, बाकी बचे 6 और 8 तो वो भी लिख दिया हमने। तो इस तरह से ये ए यूनियन बी बना 1 2 3 4 5 6 8। और इसको वेन डायग्राम में इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये है ए जिसमें एलिमेंट हैं टोटल 1 2 3 4 5, ये वाला सेट है बी जिसमें एलिमेंट हैं 2 4 6 8। और यहाँ पर जो कॉमन पोर्शन दिखाया हुआ है, इसका मतलब इस कॉमन पोर्शन के अंदर 2 4 ये दोनों एलिमेंट कॉमन हैं, क्योंकि ये ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। तो इसीलिए इस पोर्शन में जहाँ पर इस टाइम तो मेरा कर्सर देख रहे हो रेड कर्सर, यहाँ पर 2 और 4 एलिमेंट कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों इस तरह से 3 ही केस हो सकते हैं जिन केसेस में हम लोग ए यूनियन बी का ध्यान रखेंगे कि किस तरह से निकालना है और किस तरह से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों यहाँ पर थोड़ी आपको इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी ए ई आई ओ यू, सेट बी ए बी सी डी, सेट सी ई आई। तो आप घर पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट ए यूनियन बी, हाउ टू फाइंड आउट बी यूनियन सी, हाउ टू फाइंड आउट ए यूनियन सी, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी। बच्चों ये प्रैक्टिस आपने घर पे करनी है और मुझे इसमें करने के बाद ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन चेक कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो तुम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यूनियन को यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर हम, और इंटरसेक्शन को उल्टा यू कह सकते हैं आप, इससे रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। यहाँ पर बेटा बच्चों ध्यान रखना, ये जो यू लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यू यूनिवर्सल सेट को दिखाता है। यहाँ पर सेट्स में तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक यू यूनियन को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला यू जो बॉक्स के अंदर बना हुआ है इस टाइम, ये वाला यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे चलते हैं इंटरसेक्शन समझने के लिए, एक बार रिवाइज करने के लिए। फिर वही 3 तरह के केसेस मैंने लिए। सबसे पहला केस, व्हेन ए एंड बी हैव सम कॉमन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए ई एफ, सेट बी में एलिमेंट्स हैं ई एन जी। आप देखिए इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दोनों में ई एक कॉमन एलिमेंट है। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है कि हमने सिर्फ वही एलिमेंट लिखने हैं। जैसे हम यूनियन में तो हम ऐड करते थे, लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट लिखने हैं जो कॉमन होते हैं दोनों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट है ई, तो इंटरसेक्शन बना ई। इसी तरह से वेन डायग्राम में भी देख लीजिए, यहाँ पर सेट ए और ये सेट बी, और इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है शेडेड पोर्शन, इन दोनों के अंदर इसका मतलब एलिमेंट ई होगा जिसको मैंने शेड किया हुआ है। तो इसी शेडेड पोर्शन को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए सेकंड केस हमने लिया। सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे व्हेन ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, मतलब इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अर्थात जो ए में एलिमेंट है और जो बी में एलिमेंट है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। इसीलिए हमने वेन डायग्राम में इन दोनों सेट्स को भी सेपरेटली दिखाया है। इस पहले केस की तरह कोई कॉमन पोर्शन यहाँ पर नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर केस 2, सेट ए में 2 4 6, सेट बी में एलिमेंट हैं 1 3 5। ध्यान से देखिए इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसीलिए जब ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो हमें ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं दिखाई दे रहा जो इनमें कॉमन है, इसीलिए ये खाली होगा, मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम सेट 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट की।
तो यहाँ पर वेन डायग्राम में कोई भी शेडेड पोर्शन हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। आइए केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में यहाँ पर थर्ड केस हमने लिया व्हेन वन ऑफ द टू सेट इज सबसेट ऑफ द अदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेट ए हमने लिया 1 2 3 4 5 6 और सेट बी में एलिमेंट है 2 4 6। तो ध्यान से देखिए 2 4 6 बी में है, 2 4 6 ए में भी हैं, means B is the subset of A or we may also call this as A is the superset of B। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट जब हम देखेंगे 2 4 6 कॉमन ही हैं दोनों में। सो इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन V विल बी 2 4 6 and which is exactly same as that of the B। So we can also say that A intersection B is equal to B। When we want to show this in Venn diagram, B is the shaded portion। आइए अब हम अपने डाउट्स की तरफ ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज A union B whole complement। To understand this representation, first we will have to think about step 1। ये step 1 आप लोगों को फेयर कॉपी में या फाइनल एग्ज़ाम में बनाना नहीं होता। ये स्टेप 1 सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया है। देखिए A यूनियन B स्टेप 1, दिस इज A यूनियन B द शेडेड पोर्शन, बट द क्वेश्चन इज A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। मीन्स हमने A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को शेड करना है, ना कि A यूनियन B को। तो यहाँ पर हमने A यूनियन B को शो रिप्रेजेंट ज़रूर किया है स्टेप 1 में, बट द फाइनल रिप्रेजेंटेशन इन स्टेप 2 इज़ A यूनियन B को आप छोड़ दीजिए ब्लैंक, बाकी पोर्शन को आप शेड कर दीजिए। तो ये जो बाकी पोर्शन बचा हुआ है ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर और ये फिगर आप लोगों को बनानी है आंसर। नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अगर हम इसको भी स्टेप्स में समझने की कोशिश करें तो यू विल सी कि ये सेट A है और इसके साइड में ये A डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। सिमिलरली इफ दिस इज सेट B देन दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, बट वी हैव टू रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ शेडेड पोर्शन। मतलब A डैश और B डैश दोनों का कॉमन पोर्शन हमने रिप्रेजेंट करना है। सो द फाइनल फिगर विल बी दिस वन। जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में कि स्टेप 1 और स्टेप 2 ये दोनों स्टेप्स मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाए हैं, आप लोगों को फेयर में नहीं बनाने। फेयर में जो बनाना है वो डायरेक्टली स्टेप 3 बनाना होता है आंसर में। दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। सिर्फ स्टेप 1 और स्टेप 2 इसलिए तो मैं रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि A डैश क्या होता है और B डैश क्या होता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज टू कि A डैश और B डैश क्या होता है तो दिस विल बी इजी टू रिप्रेजेंट A डैश B डैश होल इंटरसेक्शन। तो A डैश B डैश का इंटरसेक्शन ये शेडेड पोर्शन है। नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है सेट्स में, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट को जब अब अगर हम ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं, आई मीन ब्रैकेट अगर खोलते हैं तो ये डैश दोनों सेट्स A और B के ऊपर अलग अलग तो लगेगा, बट नोट दिस पॉइंट कि ये जो ब्रैकेट के अंदर यूनियन है ये चेंज हो गया यहाँ पर इंटरसेक्शन में। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यूनियन है, राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन। तो होता क्या है, जैसे ही हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट खोलने पर जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही नीचे देखिए ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, यूनियन में। ये दो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे तो दिस विल बी इजी टू रिप्रेजेंट वेन डायग्राम। देखिए नाउ वी कम टू 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, A इंटरसेक्शन B डैश। अगर आप ऊपर बताए हुए रूल को ध्यान से देखें तो A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट में है और ऊपर डैश। तो इन दोनों रूल्स में से जो कि सेकंड रूल है, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ये इक्वल टू होना चाहिए A डैश यूनियन B डैश। मीन्स
जो हमने स्टेप 1 में ए डैश और बी डैश रिप्रेजेंट किया था, सिमिलरली हेयर ए डैश और बी डैश का यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन लिया था, बट नाउ हेयर वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश बी डैश यूनियन। अब हमने दोनों का यूनियन लेना है। इट मीन्स जो यहाँ पर ए डैश और बी डैश था, इन दोनों का यूनियन। तो हमारे पास इन दोनों का यूनियन के लिए क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को देखिए स्टेप 1 में, दिस इज द शेडेड पोर्शन विच रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, बट वी हैव टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब जो ये शेडेड पोर्शन है, इसके कॉम्प्लीमेंट को हमने रिप्रेजेंट करना है। एक्चुअल रिक्वायरमेंट ये है। स्टेप 1 सिर्फ वही समझने के लिए बनाया है, बट द फाइनल फिगर इज दिस वन। सेकेंड, इसमें ये ध्यान रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो यहाँ शेडेड था, एक्चुअल में वी हैव टू लीव दिस एज वाइट पोर्शन। ये सिर्फ वाइट पोर्शन छोड़ना है, बाकी सारा शेड कर देना है। एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। एंड नाउ कम टू लास्ट पार्ट, ए डैश यूनियन बी डैश। अगर आप ऊपर बताए गए रूल्स पे ध्यान देंगे तो ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। मीन्स ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। तो ये तो वही है बिल्कुल जो हमने थर्ड पार्ट में किया था। इट मीन्स जो थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं बिल्कुल दोनों सेम है, सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग। जैसे आपने देखा ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, सिर्फ दिखने में डिफरेंट है, बट रूल के अकॉर्डिंग दीज टू आर इक्वल टू ईच अदर। इसीलिए दोनों की रिप्रेजेंटेशन भी सेम होती है। नाउ you can see here, this is a dash, this is b dash, and we have to take the union of these two. तो a dash और b dash का union is this one. This step 4 is the final figure. आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक स्टेप 3 एक्स्ट्रा फिगर बनाई है, जस्ट ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ये इक्वल टू, ये जो हमने रिप्रेजेंट करना है, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। मीन्स अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी क्लियर है तो भी आप इसी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन इन स्टेप 4। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सिर्फ समझने के लिए हैं, आपको बनानी सिर्फ स्टेप 4 वाली फिगर है। Now we are coming to question number 6. Question number 6, you can see the question was कि U is universal set containing all the triangles. मान लीजिए U एक universal set है जिसमें सिर्फ all types of triangle हैं, nothing else, और A is the set of triangles with at least one angle different from 60 degree. तो इसका मीनिंग ये बनता है, see I have written here, implies A is the set of all non-equilateral triangle। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों ही एंगल्स 60 60 60 डिग्री के होते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एंगल जो है वो है द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सेट ए इज सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट one angle different from note this point, different from 60 degree means the angle is not 60 degree, it means, और at least one मतलब कम से कम एक तो है, दो हो सकते हैं बट कम से कम एक तो है। so इसका मतलब A is set of all non equilateral triangles। तो according to question we can conclude that set A is non equilateral triangles। तो but we have to represent A dash, हमें बताना है कि फिर ए डैश क्या होगा। तो यू कैन सी हेयर, जो हमने ऊपर देखा था कि इफ दिस इज ए तो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज द रिमेनिंग पोर्शन। सी टुडे वी हैव लर्नड इफ दिस इज ए, दिस इज रिमेनिंग पोर्शन ए डैश। इट मीन्स अगर यूनिवर्सल सेट में सारे ट्राइंगल्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, बट ए इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विच आर नॉन इक्विलेटरल, इट मीन्स जो बाकी पोर्शन बच गया वो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का बच गया। So we can say that A dash is the set of all equilateral triangles. So this will be the answer. I hope you will be able to understand both your doubts, question number 5 as well as question number 6. Thank you.